हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। हो सकता है इन छुट्टियों में तुमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया हो, ठीक है। और अब हम उस टाइम को फिर से रिगेन करते हैं, अपने थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ बात है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। काफी बच्चों के जो है डाउट रहे हैं एमसीक्यूज को लेकर, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के एमसीक्यूज को लेकर। तो आप सब अपने कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस डाल दीजिए ताकि मैं उन डाउट सेशन को आपके साथ शेयर कर सकूं, ठीक है। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा कहोगे कि आप मैम तो हर चैप्टर को ही इंपॉर्टेंट बोलते हैं। बेटा ये जो +1 क्लास है, यहाँ पर जो भी चैप्टर आप इंटरेक्ट करोगे वो इम्पॉर्टेंट ही है। जैसे किसी घर बनाने के लिए हम एक नींव रखते हैं ना, ताकि हमारा जो मकान है, वो हमारा जो घर है वो मजबूत बन सके। तो +2 क्लास को अच्छे से क्लियर करने के लिए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए हमें +1 का सिलेबस बहुत अच्छे से करना होता है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कि यहाँ पर जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेकर चलेंगे। और अगर हम ये इन कंसेप्ट्स को अभी पकड़ जाए, अब अगर इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में अगर हम उनको कैच कर लेंगे, तो आगे इनऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर हमारे सामने इंटरेक्ट करेंगे, हमें वहां पर उनकी टर्मिनोलॉजी को लेकर या किसी तरह के कंसेप्ट को लेकर हमें कोई समस्या नहीं आने वाली। आज का चैप्टर, जो आज का टॉपिक हमारे इसमें वीडियो में है, वो जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन है, जो हम 10th स्टैंडर्ड में भी एक बार ब्रीफली कर चुके हैं। ज्यादा टाइम हम यहाँ पर नहीं लेंगे, लेकिन हम कुछ बातें डिस्कस जरूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में, और इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं उसके बारे में हम डील करते हैं, और हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी नजर डालते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। सबसे पहला वर्ड यहाँ इन्होंने कहा क्लासिफिकेशन। अब मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूंगी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट करना जरूरी क्यों है। देखिए, अब तक की जो डिस्कवरी हुई है, 16th सेंचुरी से लेकर हम 21st सेंचुरी तक जो डिस्कवर कर चुके हैं एलिमेंट्स को, क्या पता हमें कब कौन सा एलिमेंट मिला। देखिए, डिस्कवरीज तो हम जानते हैं, डिस्कवरर को भी हम जानते हैं, लेकिन उनकी अरेंजमेंट की जो प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, जितना आसानी से हम आज पीरियोडिक टेबल पढ़ पाते हैं, हम उनको समझ पाते हैं, हम आंख बंद करके भी कहते हैं कि देखो यहाँ सोडियम है, यहाँ लिथियम है, हमें ये पता है। हम जितने सक्सेसफुल हुए हैं इनको समझने के लिए, क्या यहाँ तक की सारा जो रास्ता है, या जो यहाँ तक की जो दौड़ है, या यहाँ तक का जो सफर है इन डिस्कवरर्स का या इन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वालों का, इतना आसान रहा होगा? नहीं ना। कभी उनको कुछ एलिमेंट मिले, उनको उन्होंने अरेंज किया। अरेंज क्यों करना पड़ा, मैं ये डिस्कशन के थ्रू आपको बताना चाह रही हूं। मेरे पास एक बैग है, ठीक है, कोई भी बैग, मतलब एक क्लॉथ है, एक क्लॉथ बैग है, रगेज है, उसके अंदर मैंने छोटे छोटे मार्बल्स डाल रखे। मार्बल समझते हो, कंचे, ठीक है, मार्बल्स डाल रखे हैं। किसी मार्बल का साइज बहुत छोटा है, किसी मार्बल का साइज थोड़ा बड़ा है, किसी का और बड़ा है, कोई बॉल है, कोई फुटबॉल है। उस बैग में मैंने सारे स्फेरिकल चीजें डाल रखी हैं, कोई बहुत छोटा, कोई बड़ा, कोई और बड़ा, कोई और बड़ा, कोई और बड़ा। टोटल मेरे पास वहां पर एटलीस्ट 80 या 90 ऐसे कुछ हैं, चीजें इकट्ठी करके मैंने उसमें डाल रखी हैं। मुझे मेरे साथी ने या मेरे साथ में जानने वालों ने ये कहा कि हमें जो है एक ग्रीन कलर का स्फीयर दीजिए जिसका साइज इतना हो, ठीक है। मुझे उस बैग में से क्या करना पड़ेगा, वो ढूंढना पड़ेगा। उसको ढूंढने के लिए मुझे किसके अंदर माथापच्ची करनी पड़ेगी? जो बहुत सारे स्फीयर्स मेरे बैग में भरे पड़े हैं, जो बॉल हैं, जो मार्बल्स हैं, उनके अंदर ढूंढना पड़ेगा ना। ऐसे निकाल निकाल के फेंकूंगी और कहीं वो एक छोटा सा स्फीयर, मुझे हो सकता है वो बॉल हो सकता है वो मार्बल हो, लेकिन ढूंढ कर दूंगी। लीजिए भैया, आपने ये मांगा, मुझे काफी टाइम लगेगा उसको ढूंढने में, लगा ना। अगर मैं उन सबको मैं साइज के अकॉर्डिंग किसी टेबल पे या किसी डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर साइज के अकॉर्डिंग, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 अगर मैं साइज के अकॉर्डिंग पहले से ही सेट करके रखती, तो कोई भी आता और मुझसे कहता भैया मुझे इस साइज का ये वाला स्फीयर चाहिए, ये वाला मार्बल चाहिए, ये वाली बॉल चाहिए, तो मुझे आसानी होती या मुश्किल होती? एक तो मैं बैग में से बॉल निकाल कर आपको दूं, बैग में से मार्बल निकाल कर आपको दूं, उस बैग में बहुत सारे इकट्ठे पड़े हैं ऊपर नीचे, और एक वो आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहे हैं, एक छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, उससे बड़ा है।
तो आपको आसानी कहाँ है? आपको आसानी कहाँ है कि भी आप आसानी से ऑब्जर्व कर फटाफट किसी को दे दे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम? आसानी वही है ना कि आपने जहां उनको प्रॉपर अरेंज कर रखा है। आपको पता है सबसे छोटा आपने सबसे पहले लिया है, सबसे बड़ा आपने सबसे लास्ट में लिया है, तो आसानी तो वही हुई ना। तो बेटा हमने उसको क्या किया? हमने उसको अरेंज किया। हमने उन बॉल्स का क्या किया? अरेंजमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज। देखिए उस वक्त तो हमारी यही प्रॉपर्टी रहेगी ना, अकॉर्डिंग टू साइज। तो एलिमेंट्स को लेकर भी ऐसे ही डिस्प्यूट्स चले। हो सकता है उनके साइज को लेकर डिस्प्यूट थे, उनके एटॉमिक मास को लेकर डिस्प्यूट्स थे, पता नहीं किस चीज को, लेकिन क्लासिफिकेशन जरूरी थी। इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर कुछ ऐसे टेबल बनाने की सोची, पीरियोडिक टेबल बनाने की सोची, जिसमें हम उन एलिमेंट्स को प्रॉपरली क्लासिफाई कर सके। तो यहां पर मेरा पहला ही वर्ड आ रहा है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है? अभी आपको मैंने क्या कहा था? डिस्प्ले बोर्ड पर मैंने लगाई। दैट इज ऐसे ही एक टेबल बनाई जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज करके रखा गया। तो पीरियोडिक टेबल क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। ऐसी कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टीज जिनके अकॉर्डिंग हम उनको अरेंज करके रखते हैं, और जो टेबल की फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में हमारे सामने हो, उन्हीं को तो हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक टेबल। यहां एक वर्ड बार बार हमें स्ट्राइक करेगा, पीरियोडिक। देखिए पीरियोडिक का मतलब क्या है? जो कुछ समय बाद फिर से रिपीट हो रहा हो। आप मूवीज देखते हो, पीरियोडिक मूवीज, है ना, क्लासिकल मूवी, पीरियोडिक मूवी, ऐसे नाम बोलते हो आप, आर्ट या फिर कमर्शियल, ऐसे कुछ नाम बोलते हो, पीरियोडिक मूवीज नाम आते हैं। जैसे अकबर बाबर की लड़ाई, या फिर ये हुमायूं की लड़ाई, या फिर ये पानीपत का युद्ध, जो ऐसी मूवीज जो होती है ना, ये पीरियोडिक मूवीज कहलाती है। मतलब कुछ समय बाद ये हमें बार बार देखने को मिलती हैं। हम जोधा अकबर देखते हैं, शहंशाह अकबर देखते हैं, ये जो मूवीज बनती हैं ये पहले भी बनी होंगी, 100 साल पहले भी बनी होगी, 50 साल पहले भी बनी होगी, 20 साल पहले भी बनी होगी, अब बनी है, बाद में किसी और कास्टिंग को लेकर बनेगी। तो कुछ समय बाद जो अपनी कास्टिंग को रिपीट करे, अपने कंसेप्ट को रिपीट करे, उसी को बोलते हैं पीरियोडिक। टैबुलर फॉर्म में अगर अरेंजमेंट है तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। और अरेंजमेंट हम किसका कर रहे हैं? एलिमेंट्स का। तो पीरियोडिकली अरेंजमेंट यानी प्रॉपर्टीज वाइज अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट, जिसको टैबुलर फॉर्म में लिखा गया है, उसको बोला जा रहा है पीरियोडिक टेबल। हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही। सबसे पहला जो काम सौंपा गया वो सौंपा गया डॉ वर्नियर ट्राइड्स को। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये जिम्मा लिया कि मैं जो डिस्कवर्ड एलिमेंट है, उस वक्त तक हमारे पास 40 to 50 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझे मौका दीजिए, मैं इन एलिमेंट्स को आपको अरेंज करके दिखाता हूँ। इन्होंने सबसे पहला कंसेप्ट ही लिया एटॉमिक मास का, लेकिन इनका कंसेप्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग था। इन्होंने कहा कि एलिमेंट को ऐसे अरेंज करते हैं कि पहले एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो एवरेज आएगा वो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होना चाहिए। आई रिपीट इट, पहले और आखिरी एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो एवरेज आएगा वो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होना चाहिए। और इस तरीके से उन्होंने तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, और इस ग्रुप को ही उन्होंने क्या नाम दिया? ट्राइड। थ्री यानी ट्राइड, 3 को जोड़कर। और बीच वाले एलिमेंट का आप देख लीजिएगा, 39 + 7 डिवाइड बाय 2 दैट्स 23। तो पहले और आखिरी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसका जो एवरेज होता है वो हमेशा बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। लेकिन इनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या रही कि ये अप टू कैल्शियम 40 इस बात को अरेंज करने में सक्सेसफुल नहीं रहे। कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे आ गए जो ट्राइड में थे, लेकिन उनका एटॉमिक मास किसी का एवरेज नहीं था। राइट, नाउ कीप इट अप। सेकेंड थे हमारे पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखिए यहां पर भी एक बहुत बढ़िया वर्ड रहा ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है 8, एवरी 8 का मतलब जैसे हम म्यूजिक में
8 नोट्स पढ़ते हैं। 8 नोट्स, नोट्स मतलब होता है जो म्यूजिकल सीक्वेंस होता है उसको बोलते हैं नोट्स। सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, इसको भी वापस करते हैं। सा नी धा पा मा गा रे सा। ये एक बार आगे की तरफ आता है, एक बार पीछे की तरफ आता है। तो सारा जो म्यूजिक है वो इन्हीं 8 नोट्स पर डिपेंड करता है। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। इन्होंने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट इन 8 नोट्स के अकॉर्डिंग किया। देखिए, पहला एलिमेंट इन्होंने लिथियम लिया। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन अगेन सोडियम। इन्होंने क्या कहा? सा रे गा मा पा धा नी एंड कम टू द सा। ठीक है, सा 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 सा। ऐसे करते करते सा वाले एक ही कॉलम में आ गए। ऐसे करते करते रे वाले एक ही कॉलम में आएंगे, गा वाले एक ही कॉलम में आएंगे, माँ वाले एक में, पा वाले एक में, धा वाले एक में और नी वाले एक में। सभी एलिमेंट्स एक ही कॉलम में इकट्ठे हो जाएंगे। कहने का मतलब ये था कि जो एक जैसे दिख रहे हैं वो किसी न किसी प्रॉपर्टी में सिमिलर होंगे। अगर किसी कॉलम में है तो वो प्रॉपर्टी में क्या होंगे? सिमिलर, राइट? तो ये प्रॉपर्टीज हमें ऑक्टेव की फॉर्म में मिली, दैट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब आते हैं हम थर्ड। इनका भी कुछ ड्रॉबैक रहा। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जो सेम ना होते हुए भी कॉलम में आ गए, जिनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी, और कुछ एक एलिमेंट ऐसे थे जो प्रॉपर्टीज में सेम थे लेकिन कॉलम चेंज हो गए थे। तो ड्रॉबैक भी काफी रहे इनके। लॉदरमेयर अरेंजमेंट जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, इन्होंने कोई टेबल नहीं बनाया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ली, तो ये लगभग हमारी समझ से बाहर था। इन्होंने कहा कि आप किसी ग्राफ को स्टार्ट कीजिए, स्टार्टिंग हम मेटल से करते हैं, पीक पर हम नॉन मेटल को लेकर जाएंगे, तो ऐसे कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये टोटली डिस्कार्ड हो गए बाद में। मैंडलीव पीरियोडिक लॉ, ये एक सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल रहा जिसका हम आज तक एक प्रारूप लेते हैं। जो हमारा आज का मॉडर्न टेबल है वो कुछ हद तक मैंडलीव से ही जो है मतलब लिया गया है। मैंडलीव ने हमारी बहुत हेल्प की। मैंडलीव पीरियोडिक लॉ की जो पीरियोडिसिटी है वो ये कहती है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट हैव सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज which are repeated after a certain interval of time। कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की जो कुछ समय के बाद रिपीट होती हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज का जो मेन कारण है वो कौन रहेगा? वो एटॉमिक मास रहेगा। और एटॉमिक मास को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। पहले एलिमेंट से लास्ट वाले एलिमेंट की तरफ हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर जाएंगे। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग, मैंडलीव पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग 9 वर्टिकल कॉलम बने जो 0 to 8 मार्क किए गए। 7 हॉरिजॉन्टल रॉज बनी जो 0 to 7 कॉलम। देखिएगा, 9 वर्टिकल कॉलम्स को नाम उन्होंने दिया गया ग्रुप का नाम दिया। 7 हॉरिजॉन्टल रोज को इन्होंने नाम दिया पीरियड्स का। ये आगे चलकर एक बहुत ही बढ़िया पीरियोडिकल क्लासिफिकेशन में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहे। कुछ सिग्निफिकेंसेस और कुछ ड्रॉबैक्स के साथ मैंडलीव एक सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल रहा। चलिए सिग्निफिकेंसेस और देखते हैं। अब तक हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा हमने पीरियोडिक टेबल्स का। नाउ वी सी द सिग्निफिकेंसेस ऑफ द मैंडलीव लॉ। पहला सिग्निफिकेंस उनका था सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, उन्होंने पर्टिकुलर एलिमेंट्स को एक सिस्टमैटिक तरीके से आराम से अरेंज कर लिया। तो वैसे मैंने आपको बताया था बॉल्स का अरेंजमेंट। अगर मैं यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाऊं कि अगर मान लो मैंने बॉल्स को इस तरीके से अरेंज किया और हर एक बॉल की कुछ क्वालिटी है, हर एक बॉल की कुछ क्वालिटी है। मैंने अपनी बॉल्स को अपने बैग में से बॉल्स को निकालकर अरेंज कर लिया। सपोज ये बॉल पिंक है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये ग्रीन है, ये व्हाइट है। तो मुझे ये फर्स्ट अपीयरेंस में ही दिख रहा है कि विच वन इज ब्लैक, विच वन इज ब्लू, विच वन इज व्हाइट। तो जैसे ही कोई मुझसे ये कहेगा कि व्हाइट बॉल चाहिए, तो आई जस्ट पिक दिस एंड गिव दैट। तो क्यों मुझे पता है ना कि मैंने अरेंज कर रखा है किसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो आई कैन इजिली सी। तो सिस्टमैटिक स्टडी, किसी की भी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किसी भी चीज का बहुत हेल्पफुल होता है। अगर ऐसे ही जैसे हम अपने घर में हमारी बुक्स हैं, अपने बुक्स को अगर हम अपनी अलमीरा में अच्छे से अरेंज नहीं करते हैं तो कल को ढूंढने में हमें बड़ी समस्या होती है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर रूप से उनको अरेंज करके रखते हैं कि भाई ये हमारी नोटबुक्स हैं, ये हमारी टेस्ट नोटबुक है, ये हमारी बुक्स है, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बुक्स हैं, अगर हम उनको पर्टिकुलर अरेंज करके रखते हैं तो हम कभी भी किसी भी टाइम कोई भी बुक जो हमें चाहिए आराम से निकाल सकते हैं।
किसी भी चीज की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हमें हमेशा हेल्पफुल ही रहता है। सेकेंड रहा प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। जब ये पीरियोडिक टेबल बनाया गया उस वक्त तक 63 एलिमेंट्स हमारे लिए जाने गए थे, 63 एलिमेंट्स नोन थे। तो इन्होंने कोशिश की थी कि इन एलिमेंट्स को हम अरेंज कर सके। तो जैसे कोई नया एलिमेंट सपोज इसके बाद डिस्कवर होता तो मेंडलीफ ने क्या किया, उसके लिए गैप छोड़ना स्टार्ट कर दिया। वो गैप छोड़ने के बाद वो अगर फ्यूचर में एलिमेंट उस एटॉमिक वेट से कम या ज्यादा वाला डिस्कवर होता तो वो वहां पर उसको फिट कर सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि कोई नया एलिमेंट आए उसके लिए प्रॉपर गैप होना चाहिए। करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। कुछ एक एलिमेंट ऐसे थे जिनके एटॉमिक वेट में डाउट था, जैसे बेरिलियम का उन्होंने एटॉमिक वेट 13.5 देखा, लेकिन उनको लगा कि इक्विवेलेंट वेट तो जो है 4.5 है और वैलेंसी है 2, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 9। तो उन्होंने इस एटॉमिक वेट को करेक्ट करके 9 लिखा। तो कुछ एक ऐसे डाउटफुल केसेस थे उनके सामने जिनको उन्होंने करेक्ट करके करेक्ट अरेंजमेंट के साथ वहां पर लिखा। ये सब हमारे सिग्निफिकेंस थे, यानी लगा लीजिए अचीवमेंट्स थी। कुछ इसके साथ कुछ डिफेक्ट्स भी हमें नजर आए। सबसे पहले हाइड्रोजन, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 1.008 है, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, नॉट येट। अब तक मॉडर्न टेबल में भी हम हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं देख पाए प्रॉपरली। ना इसकी प्रॉपर्टीज अब तक हमारे सामने अच्छे से डिस्कवर हुई हैं, ना ही इसकी पोजीशन अभी तक फिक्स हुई है। ये अनॉमलस पोजीशन पे माना गया, ये इसका भी ड्रॉबैक है और ये अब तक ड्रॉबैक रहा है। एनॉमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट, जैसे ट्राइड ने 3-3 के पेयर्स बना दिए थे, ऐसे कुछ अनॉमलस यानी जिनका कोई लेना देना नहीं, पेयर की फॉर्म में इकट्ठे हो गए, उनके एटॉमिक वेट का कोई एवरेज नहीं मिल रहा था। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स थे। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऐसे कुछ एलिमेंट्स थे जिनके आइसोटॉप्स भी उस वक्त डिस्कवर हो चुके थे। पर इन एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स को कहां रखा जाए, नए एलिमेंट की कैटेगरी में या पुराने एलिमेंट के साथ, या एक नया ग्रुप और नया पीरियड देकर रखा जाए। तो इस तरीके से आइसोटॉप्स की पोजीशन भी जो थी वो फिक्स नहीं थी। सम डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर व्हाइल सम सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। मैंने पहले भी कहा था, सारे गामा वालों ने भी ये कोशिश की थी, यानी ऑक्टेव ने भी ये कोशिश की थी कि कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो दूर दूर पटक रखे हैं, कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल टोटली डिफरेंट है उनको एक ही रूम दे रखा है। तो इस तरीके से कुछ डिसिमिलैरिटीज थी, कुछ डिफेक्ट्स थे इस पीरियोडिक टेबल में। इन डिफेक्ट्स को करेक्ट करने के लिए ही हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ जो है वो अपने कदम बढ़ाए। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर पर आधारित है, जो आज भी हमें बड़ी हेल्प करता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न टेबल के बारे में पढ़ेंगे।